Okay, we'll continue with information and communication technology. Now, this will be the last part of your information technology topic. In last two classes, we studied about various applications of ICT. Today's topic will be centered around the ICT services or the mobile services and internet services. And again, today's topic is important for your pre as well as 3 and 5 marker question. There won't be any 11 marker question from today's topic. शुरू करते हैं. ओके, द टॉपिक इज मोबाइल सर्विसेज. जो मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं हम उसी मोबाइल नेटवर्क की बात कर रहे हैं. ओके, जब हम मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये कब पहली बार इवॉल्व हुआ था. इट कैन बी ट्रैक बैक टू 1979 व्हेन एनालॉग सिग्नल्स वर डेवलप्ड इन जापान. With evolution of technology, these analog और 1G technology evolved into 2G, 3G, 4G जिसे हम LTE भी कहते हैं प्लस 5G टेक्नोलॉजी. तो ये हमारे प्री के हिसाब से जो पैराग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है. पहली बार मोबाइल सर्विसेज या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी कहाँ पे डेवलप करी गई? जापान में. कब? 1979 में. सिग्नल्स कौन से यूज हुए थे? एनालॉग सिग्नल्स यूज हुए थे. उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? 1G टेक्नोलॉजी. फिर वही 1G टेक्नोलॉजी इवॉल्व होकर 2G, 3G, LTE या फिर 4G प्लस 5G बनी है. ठीक. नेक्स्ट, मोबाइल नेटवर्क के टाइप्स की अगर हम बात करें, मोबाइल सर्विसेज या फिर मोबाइल नेटवर्क कितने टाइप के हैं? दो, GSM एंड CDMA. इंडिविजुअली GSM एंड CDMA 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे. प्लस GSM एंड CDMA डिफरेंस ये भी हमारे लिए 5 मार्कर के टॉपिक बन सकते हैं. ठीक. GSM CDMA 3 मार्कर 5 मार्कर प्लस डिफरेंस भी 5 मार्कर है. देखते हैं इसके बारे में एक एक करके. व्हाट इज GSM? GSM का फुल फॉर्म जो है वो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. आपके नोट्स में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग लिखा गया है. बोथ आर करेक्ट, कोई गलत नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन इज अ मोर एप्ट टर्म, थोड़ा सा ज़्यादा सही है, तो आप ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा. ठीक. फिर बात करते हैं अगेन GSM के बारे में. GSM is a cellular technology where the coverage area are divided into various hexagonal shaped cells which have corresponding network tower that serve mobile phones in a specific area. Due to this hexagonal area or cell, the term cell phone was coined. अब होता ये है, जो लैंडस्केप है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, GSM नेटवर्क में करा ये जाता है कि उस ज्योग्राफिकल एरिया को छोटे छोटे हेक्सागन में डिवाइड कर दिया जाता है. हर एक हेक्सागन के लिए एक मोबाइल नेटवर्क टावर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. दैट मीन्स जैसे इंदौर की बात करते हैं या फिर आपके होम टाउन की बात करते हैं, जो पूरा एरिया है उसे एक प्लेन शीट की तरह मान लीजिएगा, एक पेपर A4 साइज पेपर की तरह मान लीजिएगा. उस A4 साइज पेपर में हेक्सागन शेप के ड्रॉ कर दीजिएगा, हेक्सागन के शेप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लीजिएगा. हर एक हेक्सागन शेप स्ट्रक्चर में एक मोबाइल टावर लगा रहता है, और उस मोबाइल टावर के सहारे उस हेक्सागन के अंदर जितने भी मोबाइल यूजर्स मौजूद हैं उन मोबाइल यूजर्स को उसी हेक्सागन वाले मोबाइल टावर से नेटवर्क मिलेगा. और इसी टाइप के हेक्सागन शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल. और वहीं से ये जो GSM या फिर सेल फोन जो टर्म ये शुरू हुआ. GSM नेटवर्क को हम सेल फोन नेटवर्क भी कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं. तो GSM नेटवर्क इसी प्रिंसिपल पे काम करती है. ज्योग्राफिकल एरिया को हमने हेक्सागन शेप्ड स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया, और हर एक स्ट्रक्चर में एक मोबाइल टावर मौजूद रहेगा. दैट मीन्स जियो का एक टावर रहेगा, वोडाफोन का एक टावर रहेगा, एयरटेल का एक टावर रहेगा. ऐसा हर एक हेक्सागन शेप में ऐसे एक एक टावर मौजूद है. और हर एक टावर क्या करेगा, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर अपने जो कंज्यूमर हैं उस एरिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो 100 लोग हो या फिर 1000 लोग हो या फिर लाख लोग हो, डजेंट मैटर, उस एक मोबाइल टावर से उन्हें नेटवर्क मिलेगा. अब यही रीजन है कि GSM में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है, क्योंकि एक ही हेक्सागन शेप में एक मोबाइल टावर है. तो इस वजह से जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, कंज्यूमर बढ़ेंगे, मोबाइल टावर के ऊपर उतना लोड बनेगा, तो इस वजह से नेटवर्क इश्यूज आती हैं. जैसे आपने नोटिस करा भवर को में जब आप आते, मतलब जब कोचिंग आते थे, आपकी नेट सर्विसेज स्लो हो जाती थी. रीजन इज दिस. तो एक ही सेकंड में बहुत सारे लोग क्या हो गए, शामिल हो गए. कोचिंग के दौरान बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे बढ़ जाते हैं उस समय. ठीक. तो यही इशू रहता है विद GSM. ठीक. तो GSM को हम 3 मार्कर के लिए प्रिपेयर करेंगे. डेफिनेशन याद रखेंगे. सेलुलर टेक्नोलॉजी जहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया को हम क्या करते हैं, हेक्सागन में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग मोबाइल टावर नेटवर्क प्रोवाइड करेगा. प्लस GSM का फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. आगे डील करते हैं. GSM किस तरह से काम करता है.
GSM uses a variant of TDMA. TDMA का full form pre के लिए important है, time division multiple access, that divides the frequency bands into multiple channels. जो हमारे मोबाइल टू मोबाइल जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी बैंड के जो वेव से होता है। ठीक, आप मोबाइल डिवाइस जब खरीदते हो वहाँ पे वेव लेंथ लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, 850 हर्ट्ज से ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो उन्हीं सिग्नल्स की बात करी जा रही है। तो जो मोबाइल सिग्नल सेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी बैंड में सिग्नल सेंड करता है। नाउ जीएसएम में होता ये है कि विथ जीएसएम आवर वॉइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल डेटा या फिर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज गिवन अ चैनल एंड अ टाइम स्लॉट। जो फ्रीक्वेंसी उसे स्पेसिफिक मोबाइल नेटवर्क के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी दी जाती है, और टाइम स्लॉट का मतलब नहीं है कि आपने इसी टाइम पे कॉल करोगे। टाइम स्लॉट इन द सेंस किस तेजी के साथ इस फ्रीक्वेंसी को पोर्ट करा जा सकता है, सेंड करा जा सकता है। ऑन द अदर एंड द रिसीवर लिसन्स ओनली टू द असाइंड टाइम स्लॉट, एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान ही वो मैसेज को रिसीव करता है with the call pieced together. Obviously, this happens in a negligible amount of time, and the receiver doesn't notice the break or time deviation that occurs. That means हमें लग रहा है कि सामने वाले जैसे ही बोलता है हमें उसी फटाक से एट द सेम मोमेंट हम सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से कोई भी चीज बताऊंगा तो मेरी जो वॉइस है, साउंड है, उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, उस डिजिटल सिग्नल को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन जो डिवीजन है वो इतना बारीक है कि डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। फिर उसी डिलेड डिवीजन स्लॉट के साथ वो रिसीवर के फोन पे या फिर आपके फोन पे रिसीव होगा, फिर आप उसको कॉन्टिन्यूसली रिसीव कर, लेकिन एक माइन्यूट सा टाइम लैग आ जाता है। ठीक, और ये टाइम लैग आया क्यों है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की वजह से। एंड अगेन ये बहुत बारीक होने की वजह से आप इसे नोटिस नहीं कर सकते हो, एंड जीएसएम इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। Currently, GSM network in India has been provided by Airtel, BSNL, Jio and Idea. Idea भी चेंज हो गया, वोडाफोन आइडिया के नाम से है। ठीक, तो ये भी हम याद रखें फॉर प्री सर्व प्री। ठीक, ओके, सो दिस इज योर जीएसएम। जीएसएम अगर 3 मार्कर 5 मार्कर में आ गया तो डेफिनेशन लिखेंगे, 3 मार्कर में काम चल जाएगा, और 5 मार्कर में आ गया तो इसका प्रिंसिपल लिख लेंगे। In GSM, our voice is transformed into digital data, which is given a channel and a time slot. फिर ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, अगेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको सोचने की कोशिश मत करिए, हमारे लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। सीडीएमए नेटवर्क। सीडीएमए जीएसएम की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा हटके। जीएसएम और सीडीएमए में डिफरेंस ये है कि जीएसएम में सिम लगता है, सीडीएमए में कोई अलग से सिम नहीं मिलेगा। उसका जो सिम है वो मोबाइल में इनकॉर्पोरेटेड रहता है। देखते हैं सीडीएमए के बारे में। इट मींस कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये उसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म प्री के लिए जरूरी है। इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड इन हांगकांग, ये भी हमारे लिए जरूरी है प्री के हिसाब से। नेक्स्ट, CDMA incorporates various spread spectrum and using for them multiple access. That means CDMA का जो डेटा है, जैसे हम बात करते हैं CDMA, उस डेटा को वो क्या करता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर देता है और उसे मल्टीपल एक्सेस प्रोवाइड करता है। जीएसएम में क्या हो रहा था, एक ही डेटा को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड करता है, लेकिन सीडीएमए में बहुत सारे स्पेक्ट्रम में, बहुत सारे वेवलेंथ में मैसेज को सेंड करा जा रहा है। इसी वजह से कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, दैट मीन्स आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आप उस डेटा को रिसीव कर सकते हो। जीएसएम में ऐसा नहीं है, एक ही फ्रीक्वेंसी में सेंड होगा और एक ही फ्रीक्वेंसी में रिसीव होगा। जीएसएम में ये था। सीडीएमए में क्या है, उसी डेटा को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग स्पेक्ट्रम में स्प्रेड करा जाता है, फिर बाद में इसको रिसीव करा जाता है। देखते हैं इसके बारे में। CDMA networks layer digitally calls over one another. लिटिल मीनिंग ये है कि जो हमारा डेटा है उसको अलग अलग लेयर्स में, डिजिटल सिग्नल्स को अलग अलग लेयर में, मतलब अलग अलग स्पेक्ट्रम में उसको रिलीज कर देते हैं, असाइनिंग यूनिक कोड्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। पूरी जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ उस, ये जो मेरी वॉइस है इसको अलग अलग स्पेक्ट्रम, जैसे 800 गीगाहर्ट्ज पे या फिर 900, ऐसे अलग अलग स्पेक्ट्रम पे इसको क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया या फिर रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, every call data is encoded with different key and calls are then transmitted at the same time। सारे स्पेक्ट्रम पे जो डेटा रिलीज करा गया है उसका हर एक
डेटा का एक स्पेसिफिक की रहेगा, कोड रहेगा, पासवर्ड जैसा, ठीक। और सारे के सारे डेटा को एक साथ, मतलब मल्टीपल स्पेक्ट्रम में एक साथ वो सारे के सारे डेटा को रिलीज कर दिया जाता है। द रिसीवर्स ईच हैव द यूनिक की, रिसीवर के पास भी एक स्पेसिफिक यूनिक की है जो कि हमारे की के साथ मैच करेगी। The receiver each have the unique key as well to split the combined signal into individual cells. फिर बाद में individual cells में इस सिग्नल को क्या करा जाता है, स्प्लिट करके मतलब रिसीव करा जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जो डेटा ट्रांसफर हुआ है वो तेजी से हो रहा है, पहली चीज, ठीक, फास्ट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। प्लस जो नेटवर्क जैमिंग की जो इश्यूज जीएसएम में आ रही थी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीएसएम में हम एक ही ये यूज करें, स्पेक्ट्रम यूज करें, लेकिन सीडीएमए में मल्टीपल स्पेक्ट्रम यूज करने की वजह से यहाँ पे डेटा जैमिंग या फिर स्लोनेस नहीं होती है। ये एक फायदा मिल जाता है सीडीएमए में। देख लेते हैं ऑब्वियस डिफरेंस क्या है जीएसएम और सीडीएमए के बीच में। द ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन जीएसएम एंड सीडीएमए डिवाइसेस where with regards to the SIM card, GSM handsets come with the SIM card slot while CDMA phones did not. In other words, CDMA is a handset based standard with a phone number linked to a particular device. क्योंकि यहाँ पे जो फोन नंबर है वो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कहाँ हो गया, फोन के अंदर, तो इसी वजह से वहीं से नेटवर्क या फिर जो डेटा है अलग अलग स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जीएसएम में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जीएसएम में सिग्नल सिम के थ्रू सेंड होती है और सिम में इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अलग अलग स्पेक्ट्रम में डेटा को डिवाइड कर सके। तो इस वजह से जीएसएम इज द चीपेस्ट नेटवर्क, लेकिन सीडीएम में वहीं पे महंगा नेटवर्क है। महंगा होने की वजह से आज की तारीख में इंडिया में बहुत रेयरली आपको सीडीएम में फोन्स दिखेंगे। पहले चलते थे टाटा इंडिकॉम, रिलायंस सीडीएम, सीडीएम ऐसे चलते थे, लेकिन अब नहीं चलते। अब वो आते हैं ना, वो डोंगल आते हैं, वो जो ब्रॉडबैंड के लिए मोबाइल पेन ड्राइव जैसे आता है, उसमें सीडीएमए नेटवर्क आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बातचीत करने की जरूरत नहीं, वहाँ से डेटा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से यूज करी जा सकती है। तो डिफरेंस याद रखेंगे जीएसएम और सीडीएमए के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करेंगे मोबाइल नेटवर्क्स की, फिर मोबाइल नेटवर्क जनरेशन्स की। जो हम बात करते हैं ना 2G 3G 4G 5G, तो उन्हीं जनरेशन्स की हम बात करेंगे, ठीक। मोबाइल नेटवर्क जनरेशन, जो पहला जनरेशन है उसे हम 0G या फिर रेडियो फोन एंड टैक्सी फोन कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये पहली बार फिनलैंड में हुई थी 1971 में। एंड अगेन ये आप जो मोबाइल फ़ोन सोच रहे हो, ये वो वाली मोबाइल फ़ोन या फिर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। ये प्री मोबाइल फ़ोन नेटवर्क का जनरेशन है। अब इसमें होता ये था कि टैक्सी ले लीजिए, कैब ले लीजिए, कार वगैरह ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी ऑटोमोबाइल ले लीजिए, उन ऑटोमोबाइल्स में रेडियो फोन्स लगे रहते थे, ठीक। अब रेडियो, और ये टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते थे, कौन सा नेटवर्क यूज़ करते, रेडियो नेटवर्क यूज़ करते या फिर रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते थे। साथ ही साथ क्योंकि ऑटोमोबाइल के ऊपर इन्हें इंस्टॉल करा गया था, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, तो इस वजह से इसे मोबाइल नेटवर्क में भी गिना जाता है। लेकिन ये हमारे सेलफोन जैसे बिल्कुल नहीं थे। पुराने ज़माने के वो जो ट्रांसमीटर आता है, रेडियो ट्रांसमीटर, बस वही रेडियो ट्रांसमीटर जो कि टैक्सी या फिर कार पे लगे हुए रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, प्लस कम्युनिकेट कर सकते थे, तो इस वजह से इसे मोबाइल नेटवर्क कहा गया है। देखते हैं इसके बारे में। 0G और रेडियो फोन और टैक्सी फोन, इट refers to pre cell phone based networks such as radio telephones installed on vehicles. It was used for basic voice communication and being installed on a vehicle was mobile in nature, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, इसी वजह से मोबाइल फोन नेटवर्क कहा जाता है। लेकिन इसका जनरेशन क्या है? 0G। ऑल्टरनेट क्या है? रेडियो फोन। क्यों रेडियो फोन? क्यों? क्योंकि ये रेडियो सिग्नल यूज करता है। टैक्सी फोन क्यों? क्योंकि ज्यादातर टैक्सीज में ये इंस्टॉल हुआ करता था, लोग टैक्सी में घूम रहे जा रहे हैं, प्लस वो टैक्सी में ही फोन भी कर सकते, तो इसी वजह से टैक्सी फोन भी कहा जाता है, ठीक। लेकिन ये पूरा जो टॉपिक है, ये जो जनरेशन ऑफ नेटवर्क है, ये सारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जनरेशन है 1G, जिसे हम FDMA भी कहते हैं। It refers to first generation wireless phone technology. It was first introduced in 1980s and completed in 1990s. टू बी स्पेसिफिक, अभी हमने बात करी जापान में डेवलप हुई थी, 1969 में पहली बार डेवलप हुई थी, लेकिन टाइम लग गया, 1990s तक आते थे कंप्लीट प्रोफाइल इसका बना था। Its speed was 2.4 kbps and used analog signals. ये एनालॉग सिग्नल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम रेडियो सिग्नल यूज नहीं करें, हम एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल करें। इट वॉज सेटअप विथ मोबाइल टावर्स एंड इट्स रेंज वॉज इट्स ड्रॉबैक, मतलब जहां जहां पे मोबाइल टावर है बस वहीं पे ही इसकी कम्युनिकेबिलिटी रहेगी, जहां टावर नहीं है वहां पे काम करेगा ही नहीं। एंड ऑल्सो हैड पुअर बैटरी लाइफ
फोन साइज, उस समय जो फोन साइज बहुत बड़े बड़े आते थे, नो सिक्योरिटी एंड वॉइस क्वालिटी वाज आल्सो पुअर, सो दिस वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन मोबाइल। हम बात कर रहे हैं अर्ली 90s की, जब उस समय जो फोन चलते थे, वॉकी टॉकी जैसे साइज के फोन हुआ करते थे, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, तो नेटवर्क कनेक्ट नहीं करेगा, फोन काम नहीं करेगा, तो ये इश्यूज रहती थी। बैटरी लाइफ बहुत लो होती थी, बार बार चार्ज करना पड़ता था, और वॉइस भी बहुत ही खराब आती थी। तो ये इश्यूज थे, लेकिन फिर भी यही हमारे लिए शुरुआत बनेगी फॉर योर रेस्ट ऑफ योर मोबाइल सर्विसेज और मोबाइल जनरेशन। फिर आते हैं 2G के ऊपर, जो कि आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज में हमें देखने को मिल जाती है 2G सर्विसेज। देखते हैं इसके बारे में। इट इज बेस्ड ऑन TDMA एंड CDMA। ये GSM नेटवर्क यूज करता है। इट इज अ GSM नेटवर्क दैट इज बेस्ड ऑन TDMA, फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1991। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विथ अ डेटा स्पीड, डेट स्पीड गलत हो गया है, वो डेटा स्पीड है, डेटा स्पीड ऑफ 64 kbps यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट। ये एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि सैटेलाइट के थ्रू जो डिजिटल सिग्नल्स रिलीज होती है, उन डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है फॉर कम्युनिकेशन। It has feature-enabled services such as text and better capacity and quality of network and voice compared with IG. That means अब 2G नेटवर्क के सहारे हम क्या कर सकते थे, जो आपके टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह भी सेंड कर सकते थे। 1G के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन 2G के साथ आप टेक्स्ट वगैरह भी भेज सकते हो, GIFs वगैरह, जो एनिमेटेड जो GIF वगैरह है वो आप भेज सकते हो, ये सारी चीजें आप भेज सकते हो इन मैसेजेस। Its drawbacks were it was totally based on network coverage with strong digital signal। जहाँ पे strong digital signal वहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वॉइस क्वालिटी और मैसेज वगैरह में डिले भी हो सकता है। आप मैसेज कर दोगे 2-3 बार घंटे बाद डिलीवर होगा, तो ये इश्यूज आती थी। नेक्स्ट यहाँ पे याद क्या रखना है, ये जो 2G सर्विस है किस पे बेस्ड है, TD में बेस्ड है। कब लॉन्च हुआ था, 1991 में। ठीक, प्लस ये क्या यूज करता था, डिजिटल सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं। 3G। 3G का फुल फॉर्म, ऑल्टरनेट नेम क्या है, एज। एज का फुल फॉर्म क्या है, एनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन। ये फुल फॉर्म हम याद रखेंगे प्री के लिए। लॉन्च कब हुआ था, इट वाज लॉन्च इन अर्ली 2000 विद डेटा स्पीड ऑफ 1400 kbps टू 2 mbps। अगर हो सके तो आपके मोबाइल पे चेक करिएगा, इतना डेटा स्पीड तो आपके 4G में भी नहीं होगा। लेकिन जो ओरिजिनल जो 3G है, जो कि वर्ल्ड ओवर फॉलो करी जाती है, उसका बेंचमार्क यही है, 1400 kbps टू 2 mbps। इंडिया की बात अलग है। It is usually considered as smart network technology that provided for faster communication, high speed web, video conferencing, TV streaming, etc। क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही थी, तो इसी वजह से इसे स्मार्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। क्योंकि आप तेजी से कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटरनेट स्पीड बढ़ गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी जो है आप लाइव देख सकते हो, तो इसी वजह से स्मार्ट नेटवर्क भी कहते हैं। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ स्मार्टफोन्स, इसकी वजह से स्मार्टफोन्स की शुरुआत हुई। इट्स ड्रॉबैक्स वेयर टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव टू लाइसेंस सर्विसेज। जो वोडाफोन वगैरह, फिर एयरटेल, आइडिया, एयरसेल जो उस समय थे, उनको जब उन्होंने लाइसेंस लिया था 3G लाइसेंस, तो ये महंगा पड़ गया था उसमें। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी पहले थी नहीं, तो इसी वजह से इसकी जो लाइसेंस जब भी गवर्नमेंट से खरीदे, तो ये बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी बन गई थी। एंड चैलेंजिंग इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 3G सर्विस। 2G के लिए तो वो पुराने वाले मोबाइल टावर से काम चल जाए, लेकिन इसके लिए स्पेशलाइज्ड मोबाइल टावर बनाना पड़ेगा, तो एक ये कॉस्टली बन गया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने में। 3G phones were more expensive and larger in size compared to cell phones। जो एनालॉग, वो जो पुराने जो स्विच कीपैड वाले फोन आते थे, 3-4 हज़ार में आ जाते थे। ठीक, लेकिन जब 3G फोन्स की बात आई, तो स्मार्टफोन, तो अगर आपको अच्छा वाला चाहिए, मिनिमम 10 हज़ार से ऊपर, 10 हज़ार में भी, 10, 11, 12 हज़ार में भी कोई अच्छी वाली नहीं आएगी। 20 हज़ार के आसपास में, उस समय, हम उस समय की बात करें, अभी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2009, 10, 11 की बात करें, उस समय जब ये फ़ोन आते थे 3G फोन्स, तो आपके लिए मतलब 20 हज़ार में अच्छे क्वालिटी के फ़ोन आते थे। लेकिन आज की तारीख में जो 3G फ़ोन आप मार्केट में देखते हो, 7-8 हज़ार में आ जाएँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी। बट उस समय के हिसाब से इट वाज वेरी मोर एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन कम साइज कंपेयर टू सेल फोन्स। तो ये उसकी ड्रॉबैक है। प्री में हम याद ये रखना है, 3G को क्या कहते हैं, एज। एज का फुल फॉर्म क्या है, प्लस इसकी खासियत क्या थी, ये स्मार्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी और क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, और ड्रॉबैक क्या था वो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 4G और LTE। LTE का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ओके, ये हमारे लिए 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन सकता है।
देखते हैं इसके बारे में। 4G, the generation started in late 2000. It is capable of providing 100 Mbps to 2 Gbps data speed. इट इज कैपेबल, ये अलग बात है। जियो हमें जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो 2-3 Mbps से ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जब डाउनलोड करते हैं तो मैक्सिमम मेरे मोबाइल फ़ोन पे 1.5 तक देखा है, रेयरली कभी मैंने 2 Mbps देखा है। लेकिन दुनिया भर में ये माना जाता है जो 4G टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है वो है 100 Mbps टू 2 Gbps डेटा स्पीड। इंडिया में इतना बिल्कुल नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज LTE, दैट इज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, या फिर वोल्ट। वोल्ट का फुल फॉर्म रहेगा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो पुराने फोन्स होते थे उसमें ये होता था, जब आप बात करते थे, जब आप कॉल पे रहते थे, आपकी इंटरनेट बंद हो जाती थी। लेकिन वोल्टे में ये रहता है, आप बात भी कर सकते हो प्लस आप इंटरनेट भी चला सकते हो, नो इश्यूज, आपका डेटा बंद नहीं होगा। 4G is also described with the name Magic. 4G का एक alternate name भी है Magic, where M stands for mobile or media, A stands for anytime anywhere, G stands for global mobility support या फिर GSM, I stands for integrated wireless solution and T stands for customized personal service. That means जो डेटा पैक्स हैं, आप यहाँ पे सहूलियत के हिसाब से अलग अलग डेटा पैक आप प्लान आउट कर सकते हो। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सबके लिए 2-3 टाइप के ही डेटा पैक आता है, आपको वही लेना पड़ा। लेकिन अब क्या है, अब आपका जो डेटा पैक आता है 1 GB पर डे, 2 GB पर डे, ठीक, फ्री इनकमिंग, ये सारे अलग अलग डेटा पैक, ज़रूरत के हिसाब से आप इसके डेटा पैक को क्या कर सकते हो, सर्विस को मॉडिफाई कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉलिंग, जो आप वॉइस वीडियो कॉलिंग वगैरह हो गया, IP कॉलिंग हो गया। इट ड्रॉबैक्स वेयर हाई बैटरी यूजेज, 4G फोन के साथ ये इशू रहती है, बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है, एंड नीड्स मोर कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। तो इसके जो इक्विपमेंट्स आते हैं 3G जनरेशन के कंपेरिजन में और ज़्यादा हाई फाई आ जाते हैं, जैसे कि बैटरी ज़्यादा खर्च होती है, प्लस फ़ोन ज़्यादा तेज़ी से हीट अप होने लगेंगे, फ़ोन जल्दी ख़राब भी होंगे 4G फ़ोन, तो इसी वजह से हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ने लगी। नेक्स्ट 5G मॉडर्न जनरेशन है, इसके बारे में किसी के पास कोई डिटेल डेटा है नहीं क्योंकि अभी टेस्टिंग चल रही है। देखते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क अलायंस NGMA, 5G should be introduced by 2020 to fulfill the business and consumer demand, but it has no set standards for rolling out of this service. It is assumed to enhance spectral and signaling efficiency in comparison with high data speed and high speed communication and voice calling. दैट मीन्स कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, जैसे 4G 3G के लिए था कि हाँ इतना डेटा स्पीड रहेगा, ये फैसिलिटी रहेगी। 5G के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई सेट स्टैंडर्ड है ही नहीं अभी के लिए। हम तो अभी टेस्ट कर रहे हैं, माना जाता है 2020 में आ जाना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ है, तो टेक्नोलॉजी कब आएगी कब नहीं हम कह नहीं सकते। बट फिलहाल 5G के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 3G 4G को देखिएगा, 5G को बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के इग्नोर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज भारत नेट प्रोजेक्ट। जब हम पढ़ रहे थे गवर्नेंस वगैरह, वहाँ पे हमने पढ़ा भी था भारत नेट प्रोजेक्ट। ये आपके लिए 3 मार्क का 5 मार्क का बन सकता है। देखते हैं भारत नेट। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस to be established by 2017, a highly scalable network infrastructure accessible on a non-discriminatory basis to provide on-demand affordable broadband connectivity of 2 Mbps to 20 Mbps for all household and on-demand capacity to all institutions to realize the vision of digital India in partnership with states and private sector। ये पूरा का पूरा जो ज्ञान दिया गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से लिया गया है। तो जो भारत नेट है, लिटिल इसको अगर कट शॉर्ट करेंगे तो ये क्या है, 2017 तक इसका ये टारगेट था टू प्रोवाइड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, एट अफोर्डेबल प्राइसेस and provide broadband connectivity to all household and all institutions to realize the vision of digital India। ये हमारा डेफिनेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट, द एंटायर प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF, which was set up for improving telecom services in rural and remote areas of the country. The target includes 1.5 lakh gram panchayats with additional optical fiber across 10 lakh kilometers. The plan for the project is to be implemented in 3 phases, with first phase providing broadband connectivity through optical fiber cable
to 1 lakh gram panchayat. The deadline for this was fixed for 2017. The second phase will extend the cables to 2,50,000 gram panchayats. This time, a mix of underground cables, fiber over power line, radio and satellite media are to be used. March 2019 has been set up as the deadline. फिर इसके बाद आपका जो भारत नेट 3 लॉन्च होगा, थर्ड फेज लॉन्च होगा. अभी हम सेकेंड फेज में चल रहे हैं. लेकिन जो थर्ड फेज में ये माना जाता है कि हर जगह पे वाईफाई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी जाएंगे. एनीवेज, भारत नेट को हम एज अ 3 मार्क का 5 मार्क हम प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट, IT Act 2000, Information Technology Act. The IT Act 2000 was notified on October 17, 2000. It is the law that deals with cybercrime, electronic commerce in India. The Information Technology Act provides legal recognition to transaction done by electronic exchange of data, जो online transaction वगैरह की बात करी जा रही है, and other electronic means of communication or electronic commerce transaction. This also involves the use of alternatives to a paper-based method of communication and store information storage to facilitate the electronic filing of documents with the government agencies. So this is your IT Act. इसके कुछ salient features हैं, देख लेते हैं. These are the features of IT Act. Again, ये समझाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जितने भी features दिए गए हैं उसमें से 4-5 आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और उस 4-5 को आप मार्क कर लीजिएगा. IT Act 2000 3 मार्कर 5 मार्कर में आ सकता है. अगर 3 मार्कर में आ गया तो जो है सो है वो लिख लीजिएगा जो अभी पहले वाले पेज में था. अगर 5 मार्कर में आ गया तो ये जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स में से 5 फीचर को आइडेंटिफाई कर लीजिए, कोई भी 5 इजी टू अंडरस्टैंड फीचर्स, और उन्हीं 5 फीचर्स को मैं नोट डाउन कर रहा है. सारा मत पढ़िएगा, बस 5 पढ़िएगा, क्योंकि ये 11 मार्कर में आएगा नहीं, तो जितना हम चाहें कट शॉर्ट कर लें तो उतना बेटर है. ठीक, इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लेना. ठीक, चलिए फिर, हैव ए गुड डे फॉर टुडे, टेक केयर.